अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी है और उनको इंडिपेंडेंट किया है। ये सब कुछ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रेशर पे किया गया है। ये नॉर्मली आईएमएफ की इतनी सख्त कंडीशंस आ गई हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई रास्ता रहा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने सारे एसेट्स जो हैं वो बेच दिए हैं, गिरवी रख दिए हैं 25-50-100 सालों के लिए, चाइना के हाथों, अमेरिकन और एशियन बैंक्स के हाथों। इवन पब्लिक पार्क्स और मतलब पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह सब गिरवी रख दिए हैं। अब ये जो नया लॉ आया है, जो पास किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो ड्रॉ की गई है लिमिट्स, उसके तहत इस 1956 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लॉ पास किया गया था, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड लिबर्टी हासिल थी। अब इन्होंने ये जो नया बिल लेके आए हैं और उसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो लिबर्टीज और टोटल फ्रीडम दे दी है, और उससे वो अब फेडरल कैबिनेट के कंट्रोल में नहीं रही, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रही, एक ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई है जो सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के डिक्टेशन पे चलेगी। इसके क्या रिपोर्केशंस होते हैं, ये कैसर बंगाली साहब ने बड़ी मतलब मुख्तसर इन्होंने 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को बता दिया कि इसके क्या रिपोर्केशंस हो सकते हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। हमारी जो वफाक की हुकूमत है वो मफलूज हो जाएगी, इसके तहत रियासत मफलूज हो जाएगी, तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहला राइट तो कर्जों की अदायगी है, और कर्जे लेके अब कर्जों की अदायगी कर रहे हैं तो कर्जे और भी बढ़ते चले जाएंगे, तनख्वाह देने को भी पैसे नहीं होंगे। ये आप एक सवाल पूछ रहे थे इससे पहले कि और किसी मुल्क में हुआ है कि नहीं। जदीद दौर में तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ऊपर ये शर्त लगाई गई थी जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया टूट गई, क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं थे, जंग लड़ने के पैसे नहीं थे, अंदरूनी बगावत को फेस करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि सारों पैसों का कंट्रोल जो था वो उस्मानिया रियासत के उनके जो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक थे, उनके कंट्रोल में था। ये कर देगा क्योंकि हुकूमत के पास पुलिस वालों को पैसे देने के भी पैसे नहीं होंगे। पीटीआई तमाम बाकी मुतालबात को एक तरफ करके एक नुक्ते पे इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और अगर मार्च करना है, धरना देना है, तो इसके खिलाफ धरना देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम ये जो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, वो जंग हमें वॉशिंगटन में जो माली इदारे हैं उनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी, रियासत तो होगी नहीं जिसके खिलाफ आप ये जमहूरियत की जंग लड़ेंगे। अब कैसर बंगाली साहब बताते हैं कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो किसी देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए और वो भर ना सके। अब इमरान खान जब से आए हैं तब से कर्जे की किस्तें भरने के लिए मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं, और कल $500 करोड़ की जो लोन दी गई है पाकिस्तान को, $500 मिलियन की, तो $50 करोड़, $500 मिलियन, यानी $500 बिलियन की लोन दी है पाकिस्तान को, वो भी कर्जों की किस्तें भरने के लिए है। और उसके लिए इन्होंने ये सख्त शर्त रखी थी कि स्टेट बैंक वो फॉलो करे हमारे डिक्टेशन को, और हुकूमत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। कैसर बंगाली साहब बताते हैं कि ऐसा हिस्ट्री में, रिसेंट 100-200 साल की हिस्ट्री में किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ। ओटोमन अम्पायर के साथ हुआ था, सल्तनत उस्मानिया। तो 1855 में ओटोमन अम्पायर ने कर्जे लेना शुरू किया, क्योंकि इनका जो लेविश लाइफ स्टाइल था, जैसे कि पाकिस्तान का लेविश लाइफ स्टाइल ऑफ जनरल्स है जो लूट मार करे जा रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए, उस सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए 1855 में ओटोमन अम्पायर ने ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन, पोर्टुगीज, स्पेनिश, इन सब यूरोपियन
मुल्कों से कर्ज लेने शुरू किए और सिर्फ 20 साल में डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए, क्योंकि वो फिर कर्जे वापस भर नहीं सकते थे। और फिर 1881 में यूरोपियन बैंक्स के कहने पे स्टेट बैंक ऑफ, जो उनकी सेंट्रल बैंक थी ऑटोमन एम्पायर की, उसको कंट्रोल कर लिया। और उस सेंट्रल बैंक ने फिर जो टैक्सेस लेना शुरू किया और आम आदमी के ऊपर इतना जुल्म किया गया कि आम आदमी से वो पैसे पूरे करने के लिए इख्तियार दे दिया था वेस्ट यूरोपियन बैंक्स को कि वो आम आदमी से लूट मार करके वो करें। और यूरोपियन एजेंसीज ने एक स्पेशल फोर्स बनाई थी 5000 आदमियों की, जो आम आदमियों से टैक्सेस और उनकी जायदादों से और सब चीज़ें लेना शुरू कर दिया था। और अल्टीमेटली आपने देखा कि वो कर्जों के दबाव में दबते 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 आखिरकार अर्ली 1900s में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब उन्होंने जर्मनी का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर ने, तो खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर टूट गई और फिर तुर्की बना एक आज़ाद देश। और तुर्की को ये सब लोन्स भरनी पड़ी, जो कि काफ़ी हद तक नहीं भरी, फिर भी बहरहाल एक जो मकसद था यूरोपियन यूनियन का ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने का, वो पूरा हुआ था। अब यहाँ पे ये सिमिलरिटी नज़र आती है पाकिस्तान के केस में कि पाकिस्तान भी उसी रविश पे चल पड़ा है। $500 मिलियन की लोन लेने के लिए पाकिस्तान ने स्वीपिंग पावर्स दे दिए हैं IMF को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। और पहले ही जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए रेगुलेशंस दिए हैं, उसके तहत आवाम की चीखें निकल गई हैं कि आवाम शोर मचा रही है। आम आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देता है उसको भी कंट्रोल में ले लिया गया है। टैक्स फाइलर्स, बिजली का बिल, यानी एवरीथिंग। इसके अलावा जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो अब IMF तय करेगी। ऑलरेडी पहले से तय करती थी इनडायरेक्टली, लेकिन अब डायरेक्टली तय करेगी। और पाकिस्तान के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं अब वो पाकिस्तान IMF के डिक्टेशन पे चलेगा। ये है इस भिकारी सल्तनत की हालत। और इस भिकारी सल्तनत का अब ये आलम है कि इसके जनरल्स लूट मार करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 450 करोड़ रुपया कल की परेड के लिए लिया गया है। जो 23 मार्च की परेड करते हैं, ये एक मनोरंजन का सिलसिला होता है जो आर्मी की फैमिलीज को दिखाने के लिए टीन के डब्बे के मिसाइल और ये वो। अब इनके पास मिसाइल शिजाइल कुछ भी नहीं बचा, ये सब टोपी ड्रामा है। वो परेड के लिए 450 करोड़ रुपया खर्च किया है। इनका सल्तनत उस्मानिया से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। वो भी यही करते थे। ये फौजियों का जाती इनका मसला ये है कि फौजियों की जो बिजनेस एम्पायर है वो पाकिस्तान की सबसे कामयाब बिजनेस एम्पायर है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 1 कंपनी है। आप बताएं क्या हद नहीं हो गई। और फौजी फाउंडेशन एक चैरिटी बेस्ड है जो टैक्स नहीं देती। जब दुनिया में किसी भी मुल्क की आर्मी धंधा करने पे आ जाए ना, तो वो फिर किसी और काबिल नहीं रहती, सिर्फ धंधा ही कर सकती है। और वही एक लोग कर रहे हैं। धंधा भी ईमानदारी से हो तो समझ में आता है। टैक्स एक पैसे का नहीं देना, लूट मार सारी, पानी, दूध, हर चीज, यानी हर चीज अस्करी उससे आती है। अभी बकरा ईद आएगी तो कुर्बानी भी अस्करी ज़बीहा से कराएं। और फिर आम आदमी को फोर्स किया जाता है। कराची में रेंजर्स बिठाई हुई है। रेंजर्स कराची की एक एक मार्केट से भत्ता कलेक्ट करती है। एक तरफ ये आर्मी ने पूरे मुल्क को लूट मार का बाजार गर्म करके रखा है, तो दूसरी तरफ IMF के शिकंजे में ऐसा जकड़ा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चीखें निकल गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को एक लंबा चौड़ा खत लिखा है और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, कि गुलामी की दलदल में घुस गए हो तुम लोग। तुम लोगों ने स्टेट बैंक्स को ये जो स्वीपिंग पावर्स दिए हैं, ये एक्चुअल में IMF को तुम लोगों ने पावर्स दिए हैं। अब आम आदमी से टैक्स कलेक्शन हो, प्राइवेट कंपनीज का टैक्स कलेक्शन हो,
बिजली, गैस, जितनी भी प्राइसेस हैं, कंज्यूमर प्राइसेस, वो अब आईएमएफ अपनी मर्जी से तय करेगी। इवन आलू टमाटर की प्राइस भी आईएमएफ तय करेगी। आम आदमी के लिए बिल्कुल ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ के डाल दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, और ये कर रहे हैं रियासत मदीना के खालिक इमरान खान, जो कि अवामी हुकूमत बनते थे। एटलीस्ट नवाज शरीफ के दौर में हमें डेवलपमेंट वर्क भी नजर आता था लोन लेके। यहां तो डेवलपमेंट वर्क नाम की कोई चीज नहीं। ये सड़क बना रहे हैं, सड़क पे गटर बना रहे हैं। आप देखें मेन रोड के ऊपर ये किस किस्म का गटर बना रहे हैं। और इनका डेवलपमेंट वर्क ये होता है कि ये जो सड़क बनाते हैं ना कहीं भी, वो 1 साल में फारिग हो जाती है, क्योंकि चाय का इतना बड़ा मग्गा होता है, इसमें आप 1 या 2 चम्मच चीनी डालते हैं। इसी तरह ये रेती होती है, सैंड, रेत के अंदर 2 चम्मच सीमेंट डाल के सड़क बनाते हैं जो बनते ही खूबसूरत लगती है, 4 दिन बाद उसमें गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस किस्म का तो ये डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं। फौज धंधे पे धंधा करे जा रही है। किसी किस्म का पाकिस्तान में कोई सिस्टम नजर आ नहीं रहा। ये अब कश्मीर तो क्या आजाद कराएंगे, ये पाकिस्तान बचा लें तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि अब पाकिस्तान बचता नजर नहीं आ रहा। क्यों भारत खामोश बैठा है? अब हमें समझ में आ रहा है कि भारत कह रहा है कि जो खुद टूट रहे हैं, जो खुद डूब रहे हैं, जो खुद मर रहे हैं, उनको हम क्यों मारे? मरे हुए को हम मार के क्या करेंगे? ये खुद ही टूट जाएंगे, अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों चाइना पीछे हट गया? भाई जिस सीपेक को लेके एक हवा खड़ा किया गया था, आज 1.5-2 साल से उस सीपेक का काम बिल्कुल बंद पड़ा है। चाइना ने जो जो पाकिस्तान से लेना था ले लिया। ग्वादर पोर्ट ले ली, ग्वादर एयरपोर्ट का ठेका ले लिया। एशिया का दूसरा बड़ा, साउथ एशिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो चाइनीज कंपनी को $250 मिलियन में दे दिया। अब वो बन जाएगा, इसके बाद वो ठेके पे चाइनीज कंपनी के पास रहेगा। कराची वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची पोर्ट की कई बर्थ हैं, कराची एयरपोर्ट, मतलब एवरीथिंग चाइना को मिल गई है। चाइना ने सीपेक की दुकान बंद कर ली। चाइनीज प्राइवेट कंपनियों ने खूब लूट मार भी कर ली सीपेक के नाम पे। वहां से ट्रैक्टर आ रहे हैं, वहां से मशीनरी आ रही है, वहां से मैन पावर आ रही है। सब ने खूब माल बनाया चाइना ने पाकिस्तान के पैसे पे, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा दिया था चाइना ने सीपेक के नाम पे, वो लोन थी और प्राइवेट बैंक्स की लोन थी। तो पाकिस्तान के पैसे पे चाइनीजों ने खूब माल बनाया, सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पाकिस्तान का कब्जा कर लिया। अब आराम से सीपेक की दुकान बंद करके चले गए। पाकिस्तान में इमरान खान बस लंगर खाने बैठ के लगा हुआ है, लंगर खाने खोल रहा है, पनाहगाहें खोल रहा है। पिछले 2.5 साल में इसने एक इंडस्ट्री को नहीं कायम की, एक साइकिल तक बनाने जैसे नहीं आए, लेकिन 10 लंगर खाने खोल चुका है, शिफा खाने, वो पनाहगाहें खोल चुका है। पूरी कौम को भीख पे लगा के रख दिया हुआ है और कोई काम नहीं किया है। इनकी ये कहते हैं हम साइंटिफिक फील्ड में आगे जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप कंपेयर कर लें कि 26 जनवरी इंडियन नेशनल डे पे इंडिया ने लोगों को कुछ जो जिन्होंने क्रिएटिव काम किया था, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी लाइफ के किसी फील्ड में, उनको अवार्ड्स दिए थे। आप उन लिस्ट में से देख लें कि उनमें किन किन को अवार्ड दिया गया था। आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें बहुत कम अदाकार, सिंगर, एक्टर या इस टाइप के लोग थे। ज्यादातर वो थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया या किसी ना किसी साइंटिफिक फील्ड में प्रोडक्टिव उसमें काम किया। पाकिस्तान ने अभी 23 मार्च को अवार्ड्स दिए हैं, भांडों को अवार्ड दिए, सिर्फ भांड्स को। सारे अवार्ड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, हुरों वाले मौलवी, इन लोगों को अवार्ड दिए हैं। किसी साइंटिफिक फील्ड में काम करने वाले को कुछ अचीवमेंट होगी तो करोगे ना भाई आप। कुछ अचीवमेंट तो कुछ नहीं है। अचीवमेंट तो यह है कि भारत
1 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन बना रहा है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि जी हमें वैक्सीन दे दो। इमरान खान ने अपने पंजाब के स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल, जिसकी आंख पे अभी स्याही फेंकी गई थी और जिसने ड्रामा किया था आंख बंद करके, उसकी कंपनी स्पुतनिक को ठेका दिया है कि रशिया से वैक्सीन इंपोर्ट करो। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और एमनेस्टी दोनों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सख्त लेटर लिखे हैं और तनकीद की है, क्रिटिसाइज किया है कि यू आर दी ओनली कंट्री इन वर्ल्ड कि जो कि बिजनेस कर रहा है इस लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर। भारत मुफ्त में दे रहा है अपने लोगों को वैक्सीनेशन, और अगर प्राइवेट किसी को जल्दी है और प्राइवेट से कराना चाहे तो 250 रुपया उसकी प्राइस रखी है, वो भी उस वैक्सीन की जिसकी एफिकेसी बहुत ही ज्यादा है। रशियन और चाइनीज वैक्सीन का तो खरीदार पूरी दुनिया में कोई नहीं, उस रशियन वैक्सीन की 8,500 रुपया प्राइस रखी है। $10 पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसकी प्राइस है। उस कंपनी को, शहबाज गिल की कंपनी को $10 में पाकिस्तान पहुंचने के बाद पड़ती है। $10 का मतलब यह हुआ कि 1,500 रुपया, 2,000 रुपया बहुत लगा लो तो आप 8,500 में बेचा जा रहा है। लेकिन बस लूट मार का बाजार गर्म है और कुछ नहीं। तो इस मुल्क में साइंटिफिक रिसर्च या कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही। एजुकेशन मिनिस्ट्री के कारनामे देखें। कोहाट यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है कि बुर्का पहना लाजमी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ऐलान कर रही हैं, ड्रेस कोड बता रही हैं कि आपने ये पहनना है। अभी परसों पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दावत इस्लामी को इजाजत दे दी कि तुम अपना करिकुलम बना सकते हो, अपना सिलेबस बना सकते हो, और तुम्हारे जो हजारों मदरसे जिनको कि ये स्कूल कहते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेजेस हैं, उसमें तुम लोग अपना सिलेबस पढ़ा सकते हो, कोई पूछेगा नहीं। और उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिग्रीज को गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करती है एज डिग्री, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। ये तो इनका डेवलपमेंट है, ये तो इनकी पोजीशन है। ये इस लेवल पे पाकिस्तान को ले आए हैं कि एजुकेशन के फील्ड में जीरो, नफरतें भर भर के पढ़ाई जा रही हैं मदरसों में, वो वाह हो रही है। तो पाकिस्तान तो अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, और अब पाकिस्तान कहां खड़ा है ये आप खुद अंदाजा लगा। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पाकिस्तान का गोरबाचोव होगा, और ये पाकिस्तान को उसी रास्ते पे लेके जा रहा है। हम तो कहते हैं कि अच्छा है कल का टूटता आज टूटे पाकिस्तान जान छूटे। ये एक बदमाश रियासत है। मुझे मेरे कराची के कुछ पर्सनल फ्रेंड्स ने लेटर लिखा और शिकायत की, आरिफ तुम अब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो यार, कुछ तो शर्म करो यार। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा यार ये बदमाश रियासत है, ऐसी रियासत से रियासत ना होना अच्छा है, क्योंकि ये इसका कोई काम नहीं है। ये भारत में टेररिस्ट भेजे जा रही है। हम कहते हैं कि अगर तुम कहते हो कि कश्मीर तुम्हारा है तो यार जंग लड़ो, ले लो, लूट के खा गए हो पाकिस्तान फौज के नाम पे, जंग जो लड़ो ले लो यार। ये क्या तुम लोग तुक लगा कर रखी है कि टेररिज्म पे टेररिज्म कर रहे हो। कल फिर कश्मीर में श्रीनगर पे में धमाके हुए, पुलिस मुकाबले हुए, कुछ पुलिस वाले को मार दिया गया इंडिया में। क्यों करते हो इस तरह? इस तरह तो तुम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। और फिर तुम लोग कहते हो कि हम अमन के दाई हैं, हम इस्लाम अमन का मजहब है। कौन सा अमन तुम लोग चाहते हो? अफगानिस्तान में तुम तालिबान के वो कर रहे हो। ये हिकमत यार गुलबदीन तुम लोगों का टट्टू, हिकमत यार गुलबदीन जो कि आम अफगान बच्चों के हाथों में बंदूकें दे रहा है और अपने बच्चों को गोद में बिठा के, और इनके बच्चे अमेरिका और कनाडा में पढ़ेंगे। इस किस्म का इस्लाम तुम लोग कब तक पढ़ाओगे? ये मदरसे में बैठे हुए बच्चों को तो मैं अपने उन कराची के दोस्तों को भी कहता हूं कि इस बदमाश रियासत से रियासत ना होना ही अच्छा है, क्योंकि इस बदमाश रियासत में इवन पाकिस्तान में कोई खुश नहीं है। ओनली अगर आप
जूते चाटने पे बिल्कुल चाट के जूते चमकाते हो तो आपको वो हड्डी फेंक के थोड़ा खुश रखते हैं। अदरवाइज 95% पाकिस्तानी तो जिंदगी इनकी बर्बाद हो चुकी है, इंतहाई गंदी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बेहतर है कि हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि छोटे छोटे देश होंगे, सिंधु देश होगा, बलूचिस्तान होगा, दैट विल बी गुड फॉर द रीजन ऑल्सो। जो लोग ये कहते हैं कि वो भी फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी पे आ जाएंगे और वो भी इसी तरह वो करेंगे, तो यार अब ऐसा भी नहीं है। कम से कम आप इस पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद गवर्नमेंट है उससे तो आप दुनिया में किसी गवर्नमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो टेररिस्तान है। कम से कम इस वबा से, इस गंद से, इस जलालत भरी गवर्नमेंट से तो जान छूटेगी, इस फौज से तो जान छूटेगी। कम से कम ये एक पंजाब लैंडलॉक्ड, जिसके पास ना गैस है ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर में भी फारिग होता जा रहा है क्योंकि सिर्फ लूटमार पे चल रहे हैं ना। पंजाब के शहरों में, गांव में जो तरक्की हो रही है वो सिंध बलूचिस्तान के लूटमार से हो रही है। पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी केपीके और पीओके से आ रही है। पंजाब को गैस सिंध और बलूचिस्तान से जा रही है। पंजाब तो सिर्फ लूटमार पे सरवाइव कर रहा है, तो फिर इनकी लूटमार के रास्ते बंद हो जाएंगे तो इनको पता चलेगा। मैं यहां पे तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खड़े हो जाएं इस सल्तनत ओस्मानिया के खिलाफ। ये सल्तनत ओस्मानिया है जो फौज की अय्याशियों के लिए बस रह गई है, फौज की लालच का कुआं भरने के लिए रह गई है। लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर ले लिए कराची ट्रांसपोर्ट के नाम पे। मैंने 23 अक्टूबर 1990 में मैं यूरोप पहुंचा था और यूरोप में हॉलैंड में मैं पहुंचा था। हॉलैंड में सुबह उठ के मैंने पहले दिन जंग अखबार लंदन से आता था, वो हम जिसके घर पे मैं उतरा था उसके घर पे आता था। वो खोला तो उस पर लिखा था कि नवाज शरीफ कराची में हैंगिंग ट्रेन्स लगाएंगे। नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ, कराची में हैंगिंग ट्रेन्स लगाएंगे। इसके बाद आज 30 साल 31 साल हो गए, कराची में हर 2-3 साल बाद एक नया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लॉन्च किया जाता है। कभी ग्रीन बसेस आ रही हैं, कभी रेड बसेस आ रही हैं, कभी कराची सर्कुलर ट्रेन चल रही है, कभी कराची में मेट्रो लाइन डालने वाले हैं, कराची में हैंगिंग ट्रेन आने वाली हैं। कुछ नहीं आया, हर थोड़े अरसे बाद कराची ट्रांसपोर्ट के नाम पे लोन ली जाती हैं। अब ये रेड बसेस के नाम पे इन्होंने फ्रांस से लोन ली है बिलियंस ऑफ रुपीस की। बनेगा कुछ भी नहीं। लाहौर में बना लेते हैं फौरन, ऑरेंज लाइन ट्रेन बना ली, मेट्रो बस बना ली, पिंडी में बना ली, मुल्तान में बना ली, सब कर लेंगे। इधर नहीं करेंगे कराची में, क्योंकि इनको पता है कि आज नहीं तो कल सिंधु देश बनेगा और कराची सिंधु देश का कैपिटल होगा। इनको पता है कि ये ज्यादा अरसा अब कब्जा नहीं कर सकते। तो मेरी आम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि खड़े हो जाएं इस आर्मी के खिलाफ। सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई मसला नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है कि आप इनके खिलाफ कोई मूवमेंट चला लें। पीडीएम जो चला रही है वो आर्मी के कहने पे इमरान खान को प्रेशर में रखने के लिए चला रही है। ये सब आर्मी की बी टीम में है, चाहे वो नवाज लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर इमरान खान हो। ये सब आर्मी की बी टीम में है। जो आर्मी असल है, जो गेम का बोर्ड बिछा के बैठी हुई है और मोहरे आर्मी चला रही है। आम पाकिस्तानी खड़ा हो जाए इस आर्मी के खिलाफ। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रिंग दीज करप्ट कोवर्ट terrorist army generals of Pakistan to International Court of Justice under war crime tribunals to punish them for war crimes against Pakistanis and neighboring countries. अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपकी सपोर्ट पे हमारी आवाज जिंदा है। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।